हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ हूँ जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन में सेकंड वीडियो के साथ। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस को क्विकली इजीली सॉल्व किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस को हम किस तरीके से क्विकली टाइम सेव करके सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर having base radius 3 cm is 396 cm cube. Find its curved surface area. You have to use the pi is equivalent to 22/7. तो हमें गिवन क्या है कि एक सिलेंडर है जिसका जो बेस रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर और उसका वॉल्यूम जो है वो 396 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम इज गिवन टू अस एज 396 सेंटीमीटर क्यूब एंड रेडियस इज गिवन टू अस एज 3 सेंटीमीटर. We have to find the curved surface area. We know the formula for finding volume of a cylinder is pi r square h. और curved surface area को find करने का formula क्या होता है? Curved surface area is 2 pi r h. ये volume का formula है और ये curved surface area का formula है cylinder के लिए. So volume is equivalent to pi r square h और curved surface area is 2 pi r h. अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रेडियस की वैल्यू गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है. यदि इस फॉर्मूले के अंदर हम रेडियस की वैल्यू रखें, वॉल्यूम की वैल्यू रखें तो एक ही अननोन है जो कि है हाइट, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन इसको हम इजीली क्विकली कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं. तो देखिए, हमें वैल्यू चाहिए 2 पाई आर एच की. तो हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम कुड बी रिटन एज पाई आर एच मल्टीप्लाइड बाय आर. जो आर स्क्वायर है उसको हमने लिखा आर इंटू आर. तो वॉल्यूम को हमने लिखा पाई आर एच मल्टीप्लाइड बाय आर. वॉल्यूम की वैल्यू हमें गिवन है 396. पाई आर एच को हमने एज इट इज रखा और आर की वैल्यू रखी हमने 3. सो अगर हम यहाँ पे पाई आर एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो इट्स वैल्यू विल बी 396 डिवाइडेड बाय 3 इज द वैल्यू ऑफ पाई आर एच. 3 1 is 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6. सो वैल्यू ऑफ पाई आर एच हो गई हमारे पास 132. और हमें वैल्यू का फाइंड आउट किसकी करनी है, 2 पाई आर एच की करनी है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच. सो हमको क्या करना है, ये जो पाई आर एच की वैल्यू है उसको हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 132 दैट विल बी 2 2 4 6 एंड 2 264 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया. यहाँ से हमें हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम सीधे सीधे पाई आर एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है फाइनली 2 पाई आर एच की. सो हम यहाँ से पाई आर एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करके कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. अननेसेसरीली हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. सो वी कैन इजीली सेव आवर टाइम. Now the second question is, in a square, length of the diagonals are 4k plus 6 centimeter and 7k minus 3 centimeter. The area of the square is. हमें जो डायगोनल्स हैं, जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं, उनकी लेंथ गिवन है. एक लेंथ गिवन है 4k प्लस 6 और एक गिवन है हमें 7k माइनस 3. हमें ऑलरेडी पता है कि जो स्क्वायर होता है उसके अंदर जो डायगोनल्स होते हैं, दोनों ही डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है. बोथ द डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. दैट मीन्स 4k plus 6 is equivalent to 7k minus 3. Both the diagonals are equal in the case of a square. That's the reason both of them will be equivalent. Means we can equate both of them. यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. सो हमने -3 को इधर लिया LHS में और 4k को लिया RHS में. सो इट विल बिकम 6 plus 3. इट इज इक्विवेलेंट टू 7k minus 4k. ये 4k इधर गया, निगेटिव हो गया, और ये -3 इधर आया तो पॉजिटिव हो गया. So it will be 6 plus 3 will be 9. 7 minus 4 is your 3k. So value of k will be 9 divided by 3, that is your 3. यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई. हम डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इधर हम k की वैल्यू इसमें रखें या फिर इसमें रखें, दोनों में से हम किसी में भी रखें तो हमें डायगोनल की वैल्यू मिल जाएगी. तो डायगोनल क्या हो गया, डायगोनल की लेंथ हो गई, हमने सपोज लिया 4k प्लस 6. यहाँ पे हमने k की वैल्यू पुट की तो 4 मल्टीप्लाइड बाय k इज योर 3 प्लस 6. 4 3s are 12 plus 6 that is your 18 सेंटीमीटर हो गई हमारी डायगोनल की लेंथ. एंड वी नो कि जो स्क्वायर का एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, यदि हम साइड के रिस्पेक्ट में निकालें तो इट इज योर साइड स्क्वायर. बट यहाँ पे हमें साइड तो गिवन ही नहीं है, तो हम यहाँ पे डायगोनल के रिस्पेक्ट में लेंगे तो इट विल बी डायगोनल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2. This will be the area of square. क्योंकि हमें डायगोनल की वैल्यू गिवन है तो हम पहले साइड निकालें और उसके बाद साइड का स्क्वायर करें एरिया निकालने के लिए, तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं डायगोनल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। डायगोनल की वैल्यू है हमारे पास 18, सो 18 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 2। 2 9 is 18, 8 9 is 72, 7 is the carry over, 9 1 is 9, 172. It is 7 is the carry over, so 162. This will be the area of square, that is your centimeter square. तो एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम शॉर्टकट मेथड्स यूज करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है कि शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो इस तरीके से वी कैन यूज द टेक्निक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस क्विकली। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Question number 3, simplify 24 divided by 4 multiplied by 2 plus 8 minus 4 is equivalent to. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि जब भी हमें सिंप्लीफाई करना होता है और बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, तो जो सीक्वेंसिंग होती है सॉल्व करने की, वी आर गेटिंग फ्रॉम द फॉर्मूला BODMAS, बोर्ड मास। दैट मीन्स पहले, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स तो है नहीं, तो पहले डिवीजन होगा, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। दिस इज द सीक्वेंस विच वी आर गोइंग टू फॉलो। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, सो 24 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 is 24, सो यहाँ पे आया ये हमारा 6, 24 को हमने डिवाइड किया 4 से, सो 4 6 is 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 8 माइनस 4। नाउ मल्टीप्लीकेशन विल बी डन, सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 is 12 प्लस 8 माइनस 4, एडिशन 12 प्लस 8 will be 20 minus 4 and 20 minus 4 will be 16 will be the answer. The next question is the difference of the greatest and smallest of fraction 1 upon 2, 8 upon 11, 7 upon 8, 7 upon 9 and 5 upon 6 is. इनमें से जो भी greatest fraction है, जो भी smallest fraction है, उनका difference कितना है, this we need to find it out. तो या तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल क्या है, जो डिनोमिनेटर है सभी फ्रैक्शन के वो अलग अलग हैं। हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि सभी का डिनोमिनेटर सेम कर ले, सभी को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर ले, देन वी कैन कंपेयर द न्यूमरेटर्स एंड वी विल कम टू नो विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। दूसरा इजी मेथड क्या हो सकता है कि इनको हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें। डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है, और वो हम क्विकली भी कर सकते हैं। So 1 upon 2, if we are going to divide, we know it can be written as 0.5. 1 upon 2 means 0.5. 8 upon 11 यदि हम डिवाइड करें तो 11 7 is 77, 77 हुआ, देन 3 will be the remainder, 3 30 हुआ, 30 में कन्वर्ट हुआ तो 11 2 is 22, तो इट कैन बी रिटन एज 0.72. 7 upon 8 को यदि हम डिवाइड करेंगे सो इट विल बी डायरेक्टली डेसिमल विल बी कमिंग, सो 8 8 64, 64 हुआ, then 6 will be the remainder, it will become 60, so 8 5 is 40, 8 6 is 48, 8 6 4 7 is 56, so 0.87. 7 upon 9 को हम डिवाइड करेंगे so it will be 9 5 is 41, 9 6 is 54, 9 7 is 63, so 0.7. so we need not to calculate it further क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक डिजिट 0.8 में आ चुकी है, तो ये तो स्मॉलर दिख रहा है अभी तक और ये ग्रेटेस्ट दिख रहा है। अब यदि 5 upon 6 को डिवाइड करें सो इट विल बी 6 6 is 36, 6 7 is 40, 6 8 is 48, 48, then 2 will be the remainder 20, 6 3s are 18. So अब यहाँ हम देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 0.5 एंड सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 0.87. तो यदि फ्रैक्शंस में देखें तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वन एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट वन। अब इनका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सो वी नीड टू फाइंड आउट 7 upon 8 minus 1 upon 2. यहाँ पे हम देखें तो दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, सो सबसे पहले हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। फॉर दैट वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय 4 in the numerator also and in the denominator also. So this could be written as 7 upon 8 minus 1 multiplied by 4 will be 4 and 2 multiplied by 4 will be 8. दोनों ही fractions का denominator same है, so simply we can subtract the numerators. So it will be 7 minus 4 divided by 8, that is your 3 upon 8 will be the answer. So let's understand the next questions. So here is the fifth question. The sum of LCM and HCF of two numbers is 854. If the LCM is 60 times the HCF and one of the number is 70, then other number is.
हमें क्या गिवन है कि LCM एंड HCF टू नंबर्स का उनका जो सम है इट इज योर 854. दैट मीन्स LCM plus HCF, value of this is given to us as 854. If the LCM is 60 times the HCF, अगर LCM 60 times है HCF का, तो हम assume कर लेते हैं कि जो HCF है वो मान लिया हमने कि X है. तो अगर HCF X होगा तो LCM कितना होगा? It is 60 times of HCF, that is your 60X will be the LCM. इन दोनों का सम हमें गिवन है 854. That means LCM is your 60X plus HCF is your X. It is equivalent to 854. So from here what we can say is 61X is 854 and value of X will be 854 divided by 61. So 14. So value of X will be your 14. Value of X is 14. That means जो आपका HCF है वो तो हो गया 14 और LCM कितना हो गया 60 multiplied by 14. That is your 6 4 is 24 to 840 will be the LCM and HCF will be 14. अब हमें क्या गिवन है कि एक जो नंबर है वो तो हमारा 70 है. So one of the number is given to us as 70. We have to find the other number. We are assuming that the other number be suppose y. Already we had taken x, so we are taking over here y. हमने माना कि जो दूसरा नंबर है वो y है. And we know कि LCM of two numbers multiplied by HCF of two numbers is product of the numbers. That means number 1 multiplied by number 2. Product of the two numbers. If there are two numbers, number 1 and number 2, then product of these two numbers will be equivalent to LCM of these two numbers multiplied by HCF of these two numbers. हमारे पास LCM की वैल्यू है, HCF की वैल्यू है, फर्स्ट नंबर है, we have to find the second number. So what we will be doing is LCM is given to us as it is your 840, HCF is 14. Number 1 is given to us as 70. Number 2 we had assumed to be y. तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 840 मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 70. 0 से 0 कैंसिल. 7 2s are 14. So it will be 4 2s are 8 and 8 2s are 16. 168 will be the second number. तो second number क्या होगा 168. The next question is, the present age of Harish is 8 times the sum of the ages of his two sons at present. After 8 years, his age will be 2 times the sum of the ages of his two sons. The present age of Harish is. अब देखिए जो हरीश की एज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू सन्स पे डिपेंड कर रही है. तो हमने अज्यूम किया कि लेट द सम ऑफ एजेस ऑफ his two sons at present, this is the present, वो हमने मान लिया कि x है, कि जो उनके दो सन्स हैं हरीश के, उन दोनों सन की एज का जो सम है वो x है. तो हरीश की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, हरीश की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, इट इज 8 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन्स. सो हरीश की प्रेजेंट एज है 8x. हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हरीश की प्रेजेंट एज की ही फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें वैल्यू चाहिए 8x की. हमने अज्यूम कर लिया कि प्रेजेंट एज जो दोनों की सन का जो सम है वो हमने x अज्यूम किया है और हरीश की प्रेजेंट एज हो गई 8x. अब 8 इयर्स के बाद his age will be 2 times the sum of the ages of his two sons. अब 8 इयर्स के बाद हरीश की एज कितनी हो जाएगी, it will be 8x plus 8. यदि ये प्रेजेंट एज है तो 8 इयर्स के बाद एज कितनी हो जाएगी, 8x plus 8 हो जाएगी. अब ये दोनों सन की एज का सम x है, तो 8 इयर्स के बाद दोनों की एज का सम कितना होगा. तो देखिए इस केस में हम 8 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे. रीजन बीइंग क्योंकि दो सन हैं तो एक सन 8 ईयर्स से इंक्रीज होगा तो दूसरा सन भी 8 ईयर्स से इंक्रीज होगा. यदि प्रेजेंटली दोनों ही सन की एज का सम x है तो 8 इयर्स के बाद कितना होगा, इट विल बी x plus 8 plus 8. दैट मीन्स इट विल बी x plus 16 years will be the sum of the age of the son after 8 years. अब आफ्टर 8 इयर्स जो हरीश की एज है इट इज 2 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन्स. दैट मीन्स दिस एज इज 2 टाइम्स ऑफ दिस एज, यानी कि हमें x plus 16 यदि हम इक्वेट करें 8x plus 8 से, तो ये जो एज है ये इस एज की 2 टाइम्स है, यानी यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बोथ द एजेस विल बिकम इक्वल. अब हम इसको सॉल्व करें यदि फर्दर, तो 2 into x will be 2x, 16 2s are 32,
इट इज योर 8x प्लस 8. 2x को हमने RHS में लिया, 8 को LHS में लिया, सो इट विल बी 32 minus 8 is 8x minus 2x. If we will subtract, so 8, it will be 4 and it will become 24 is the value of 6x. 8x minus 2x will be 6x and the value of x will be 24 divided by 6. 6 4 is 24. This is the value of x. लेकिन हमें वैल्यू चाहिए हरीश की प्रेजेंटेज, दैट इज योर 8x की वैल्यू. सो 8x will be 8 multiplied by value of x is 4. 4 8s are 32. So present age of Harish is your 32 years. So here are the next questions. Question number 7 is, in an examination, it is required to get 300 marks to pass. A student gets 225 marks and is declared fail by 10% marks. What are the maximum marks of examination? So question में हमें given है कि कोई भी एग्जामिनेशन है उसके अंदर पास होने के लिए 300 मार्क्स रिक्वायर्ड है, लेकिन एक स्टूडेंट ने 225 मार्क्स स्कोर किए एंड वो फेल डिक्लेयर हो गया 10% मार्क्स से. सो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे एग्जामिनेशन के? तो इसमें हम देखें तो हमने ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, सपोज द मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है x. अब देखिए टोटल अगर 300 मार्क्स स्कोर करता तो पास हो जाता, लेकिन अगर उसने स्कोर किए 225 मार्क्स तो ही इज डिक्लेयर्ड फेल बाय 10%. तो मार्क्स कितने कम स्कोर किए उसने पास होने के लिए? टोटल 300 पास स्कोर करता तो पास होता, लेकिन स्कोर किया 225, तो कितने मार्क्स से फेल हो गया? 75 मार्क्स से वो फेल हो गया. अब फेल हुआ इतने मार्क्स से, तो वो कितना है? 10% है टोटल मार्क्स का, बिकॉज दिस 225 मार्क्स यदि स्कोर किए हैं तो वो फेल डिक्लेयर हुआ है 10% से, यानी कि दिस 75 मार्क्स इज 10% ऑफ द टोटल मार्क्स, 10% ऑफ योर टोटल मार्क्स, राइट. अगर हम इसी कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व करेंगे तो हमें और फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इन वन स्टेप वी विल बी गेटिंग द आंसर. तो अगर 10% ऑफ द टोटल मार्क्स 75 हैं तो टोटल मार्क्स कितना होगा? इट इज ऑलवेज 100% ओनली. यदि 10% 75 है तो 100% कितना होगा? 750 होगा. डायरेक्टली वी कैन फाइंड इट आउट. अदरवाइज हम इसको सॉल्व करें फर्दर तो 10% ऑफ टोटल मार्क्स मीन्स टोटल मार्क्स है x का 10% इज योर 75. इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. वैसे तो वो इजीली सॉल्व हो रहा है कि 10% टोटल मार्क्स का 75 है तो 100% कितना होगा? 100% के लिए हमने इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 750 हो जाएगा. लेकिन यदि इस तरीके से नहीं समझ आता है तो हम क्या करेंगे? टोटल मार्क्स है x का 10% है 75. सो व्हाट द वैल्यू ऑफ x विल बी? It will be 75 multiplied by 100 divided by 10. ये डिवीजन में है 100 तो मल्टीप्लिकेशन में गया, और ये 10 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में है. सो फ्रॉम हियर वी विल बी गेटिंग 750. सो जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हुए? 750 मार्क्स हुए. The next question is, in a class of 40 students, ratio of boys and girls is 3:2. टोटल स्टूडेंट्स हैं 40, उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:2, यानी बॉयज यदि 3 टाइम्स, बॉयज का पार्ट जो रेशियो है वो 3 टाइम्स का है और गर्ल्स का जो है वो 2 टाइम्स का है. एंड एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज इज 42. जो बॉयज ने स्कोर किया मार्क्स उसका एवरेज जो है वो 42 है, एंड गर्ल्स का जो स्कोर किया उसका एवरेज है 46. सो एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द होल क्लास इज, यदि पूरी क्लास को ऑल टुगेदर हम लेंगे तो उनका सबका मिलाकर एवरेज कितना होगा? So we know the formula for finding average is sum of all the observations over total number of observations upon total number of observation. This is the formula for finding average. अब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो सबसे पहले तो टोटल स्टूडेंट्स जो है क्लास में वो 40 है, तो गर्ल्स कितने हैं और बॉयज कितने हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे. बॉयज का कितना पार्ट है? 3 आउट ऑफ 3 + 2 इज 5, यानी टोटल 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स बॉयज के हैं. सो बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज विल बी, टोटल स्टूडेंट्स हैं 40, ये 40 है 5 पार्ट्स के इक्वल, तो 3 पार्ट्स कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 3. 5 8 is 40, 8 3s are 24. So number of boys is 24 and number of girls will be, या तो हम डायरेक्टली 40 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर दें, अदरवाइज वी कैन, व्हाट वी कैन डू इज 40 divided by 5 multiplied by 2. Anyhow we can do
8 2 जार 16। तो यदि हम 40 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करते तो भी हमारे पास 16 ही आता, तो हम किसी भी तरीके से नंबर ऑफ गर्ल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए जो बॉयज हैं 24 हैं, उन 24 बॉयज का जो एवरेज मार्क्स स्कोर्ड है वो है 42। दैट मीन्स एवरेज इज गिवन टू अस एज 42। सम कितना होगा, उन 24 बॉयज ने कुल मिलाकर कितने मार्क्स स्कोर किए, वो हो गया सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 24 बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 24। तो हमारे पास जो बॉयज ने 24 बॉयज ने मिलके जितने मार्क्स स्कोर किए उसका सम कितना हुआ, इट विल बी 42 मल्टीप्लाइड बाय 24। इसको हम ले लेते हैं सम 1। बॉयज ने जितना स्कोर किया, 24 बॉयज ने मिलके जितने मार्क्स स्कोर किए उन सबका सम। इसी तरीके से यदि हम गर्ल्स का निकालें तो गर्ल्स का एवरेज है हमारे पास 46। सो एवरेज इज 46 एंड सम हम मान लेते हैं जितना आपकी 16 गर्ल्स हैं, उन सब 16 गर्ल्स ने मिलके जितने मार्क्स स्कोर किए उन सब का सम हम मान लेते हैं, सपोज सम 2 है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 16। सो सम 2 विल बी 46 मल्टीप्लाइड बाय 16। ये हमारे पास गर्ल्स ने जितना मार्क्स स्कोर किया उन सब का सम, ये बॉयज ने जितने मार्क्स स्कोर किए उन सब का सम आ गया। टोटल 40 स्टूडेंट्स ने मिला के जितने भी मार्क्स स्कोर किए, दैट इज योर सम 1 प्लस सम 2। अब हमारे को निकालना है पूरी क्लास का एज अ होल एवरेज। तो पूरी क्लास का एज अ होल एवरेज हम कैसे निकालेंगे, जो दोनों ने मार्क्स स्कोर किए, सम 1 प्लस सम 2। ये आपके 24 बॉयज ने जितने मार्क्स स्कोर किए उन सबका सम, ये 16 गर्ल्स ने जितने मार्क्स स्कोर किए उन सबका सम, डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स इज नाउ 40। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट इज योर 42 मल्टीप्लाइड बाय 24 प्लस 46 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 40। अब इसको भी फर्दर यदि हम कैलकुलेशन इजी करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इनको मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें और फिर 40 से डिवाइड करें। और यदि कैलकुलेशन इजी करनी है तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी 4 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 4 कॉमन लिया यहाँ से, तो बचा क्या 42। तो हमने ऐसा कैसा लिखा, 4 6 24। सो ये 24 किस में कन्वर्ट हो गया, 6 में, क्योंकि हमने 4 ऑलरेडी बाहर ले लिया, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 46 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि ऑलरेडी हम 4 बाहर ले चुके हैं, 4 4 इज 16 डिवाइडेड बाय 40। हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई। डिनोमिनेटर में हमने 10 ले लिया क्योंकि 10 से डिवीजन बहुत इजी हो जाता है। तो अब इसको यदि हम फर्दर सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 6 2 जार 12, 2 कैरी ओवर 1, 6 4 इज 24 एंड 1 25 प्लस 6 4 इज 24, 2 4 4 16 एंड 2 18 डिवाइडेड बाय 10। सम विल बी 4 2 6 and 8 13 2 3 4 436 divided by 10. That means average of all the students of the class is your 43.6. तो इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते, सिर्फ फार बेटर है हमने ऑलरेडी 4 को कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया, तो हमारे नंबर जो उनको हमें मल्टीप्लाई करना था वो स्मॉलर नंबर्स हो गए, तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो गई, बहुत ही ईजी हो गई। So here are the next questions. So question number 9 is, the sum of 3 numbers is 136. If the ratio between first number and second number is 2:3 and between second number and the third number is 5:3, then first number is. So 3 numbers हैं, उन 3 numbers का sum 136 given है। हम assume कर लेते हैं कि जो numbers हैं वो हैं A, B and C. These 3 are the numbers. This is the first number, this is the second number and this is the third number. हमें value किसकी find out करनी है, first number की करनी है, means A की value find out करनी है। हमें given है कि A is to B, जो first number है and second number है, उनका ratio जो है वो 2:3 का है। एंड सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशो दैट मीन्स B is to C की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 5:3। हमें वैल्यू फाइंड करनी है A की, मीन्स फर्स्ट नंबर की। अब देखिए B यहाँ भी है और B यहाँ भी है। अब इनमें यदि B है तो इस केस में हम क्या करें, यदि जो B का पार्ट है, यहाँ पे B का पार्ट है 3 और यहाँ पे B का पार्ट है 5, यदि ये दोनों सेम हो जाएंगे, इन दैट केस हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो इनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले रेशो को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अगर हम किसी भी सेम नंबर से दोनों ही रेशो को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यू जो होती है वो अनचेंज्ड रहती है। तो हमने इनको यदि 5 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस रेशो विल बिकम 5 into 2 विल बी 10 is to 5 3s are 15। सिमिलरली इसको भी हमें 15 करना होगा, इस वाले 5 को भी, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू 15 है, यहाँ पे भी हमें 15 चाहिए। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज इस रेशो को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बिकम 5 3s are 15 is to 3 3s are 9, यानी कि a is to b is to c कितना हो गया हमारा 10 is to 15 is to 9। 15 हमने सेम कर लिया है, सो वी कैन इक्वेट इट 10 is to 15 is to 9। यानी कि यदि a जो है वो 10 पार्ट है, मीन्स अगर वो 10x है तो b कितना है 15x है और c कितना है 9x है। दिस विल बी द नंबर्स। तो इन तीनों का ही सम जो है वो हमें 136 गिवन है। दैट मीन्स 10x प्लस 15x plus 9x is your 136. So from here we will be getting the value of x 10 25 25 and it will be 34. 34x is 136 and the value of x is 136 divided by 34, that is your 4. This is the value of x। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a की चाहिए। a कितना है 10x है, so 10x की वैल्यू कितनी होगी 10 multiplied by 4, that is your 40 will be the first number। The next question is, an item is sold for rupees 504 after allowing 20% discount and still a profit of 5% has been earned. The marked price is how much more than the cost price? अब एक आइटम है जिसकी सेलिंग प्राइस जो है वो हमें गिवन है 504 रुपीज में सेल किया गया। डिस्काउंट गिवन है 20% का। 20% डिस्काउंट देने के बाद भी जब उसको 504 में सेल किया गया तो प्रॉफिट अर्न किया 5% का। तो प्रॉफिट जो है वो 5% का अर्न हुआ। तो हमें फाइंड आउट करना है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कितने का डिफरेंस है। दैट मीन्स हमें मार्क प्राइस की वैल्यू भी चाहिए और हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू भी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम कॉस्ट प्राइस देखते हैं। कॉस्ट प्राइस विल बी सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, तो हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज विल गिव अस द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 504, ये हो गया 100, प्रॉफिट परसेंटेज इज 5, सो 100 प्लस 5 विल बी और 105। नाउ 5 से यदि हमने इसको डिवाइड किया, 5 2s are 10 21, 5 2s are 10 20 times। Now 21 2s are 21 2s are 42। 21 into 2, by this we can divide it। First of all I am dividing it by say 3 7s are 21, 3 1 is 3, then it is your 20, 3 6 are 18, then 3 8s are 24, then I am dividing it by 7 2s are 14, 7 4s are 28, 24 into 20 will be 480 rupees is the cost price of the item। तो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास 480 रुपीज। अब हमें चाहिए मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, मार्क प्राइस विल बी सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, सो इट विल बी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। सो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 504 multiplied by 100 over 100 minus discount percentage is 20, so 100 minus 20 will be your 80। 0 से 0 cancel हुआ, 8 5s are 40, 8 6 are 48, 8 6 are 48, then it is 24, 8 3s are 24, so it is your 630 rupees। so mark price is 630 rupees। हमें वैल्यू चाहिए marked price minus cost price की। So mark price है 630 rupees, cost price है 480 rupees। So difference between the two will be 13 minus 8 will be 5
and it will become 5, so 150 rupees. So difference between the mark price and the cost price will be 150 rupees. What we need to do is we need to remember the formulas. अगर हमें formulas याद होंगे तो हम easily values find out कर सकते हैं. जो cost price होती है वो होती है selling price multiplied by 100 over 100 plus profit percentage if selling price and profit percentage is given to us, and mark price will be selling price multiplied by 100 over 100 minus discount percent if discount percent and selling price is given to us. So now let's understand the next questions. Question number 11. A certain sum becomes rupees 2,356 in 3 years and rupees 2,660 in 5 years on simple interest. The value of the sum is, that means we need to find the principal. कुछ प्रिंसिपल है जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर 3 इयर्स के अंदर 2,356 रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है. दैट मीन्स दिस इज द अमाउंट गिवन. एंड 5 इयर्स में अमाउंट हो जाता है 2,660 रुपीज. तो प्रिंसिपल कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है. वी नो कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो थ्रू आउट मीन्स एवरी ईयर इट रिमेन्स द सेम. हर साल जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है. यानी कि ये जो वैल्यू हमें गिवन है ये हमें गिवन है प्रिंसिपल प्लस 3 टाइम्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. यानी कि अमाउंट क्या हुआ, प्रिंसिपल प्लस 3 टाइम्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमें ये गिवन है. और ये है 5 इयर्स का के बाद में अमाउंट. दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल प्लस 5 टाइम्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. 5 इयर्स में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जितना भी 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट है तो 5 इयर्स के लिए हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय सिंपल इंटरेस्ट. और 3 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर. दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल प्लस 3 टाइम्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर. दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल प्लस 5 टाइम्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर. यदि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें सो व्हाट वी विल बी गेटिंग इज, हमारे पास 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू है प्रिंसिपल प्लस 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट. ये वैल्यू है प्रिंसिपल प्लस 5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट. यानी यदि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो वी विल बी गेटिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स. सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इट विल बी 2,660 minus 2,356. That will be 10 minus 6 will be 4. This will become your 5. 5 minus 5 will be 0. It is your 304 rupees is the simple interest for 2 years. So for 1 year simple interest will be 304 divided by 2. 2 1 is 2. 2 5 is 10. 152 rupees is the simple interest of 1 year. अब यदि हम 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें यहाँ पे तो हम यदि उसको सब्ट्रैक्ट करें इसमें से तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू मिल जाएगी. तो यदि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 152 है तो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 152 दैट इज 3 2s are 6, 5 3s are 15, 5 कैरी ओवर 1, 3 1 3, 456 रुपीज इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स. अब प्रिंसिपल प्लस 3 इयर्स के सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास है 2,356. इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी 456 रुपीज 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है. तो हमारे को यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. सो प्रिंसिपल विल बी 2,356 माइनस 456. Here 0 0 it will be 1,900 rupees will be the principal. We should keep in mind that simple interest remains same throughout. For the first year whatsoever the simple interest will be, the same will be for the second year also, the same will be for the third year also. Using the concept we can find the value. The next question is, a tap can fill a tank in 6 hours. एक टैप है जो 6 hours में टैंक को फिल कर सकता है. After half the tank is filled, 3 more similar taps are opened. What is the total time taken to fill the tank completely? एक टैप है, हमने मान लिया ए कोई भी टैप है, वो पूरे टैंक को फिल करने में 6 hours ले रहा है. यानी कि 1 hour के अंदर वो टैप कितना फिल कर रहा है, 1/6 फिल कर रहा है. एक टैप 1 hour के अंदर कितना फिल कर रहा है, 1/6 पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर रहा है क्योंकि वो 6 hours में कंप्लीटली टैंक को फिल कर देता है. अब जब हाफ ऑफ द टैंक फिल हो गया, हाफ ऑफ द टैंक फिल हो गया मतलब जब 1/6 को फिल कर 1 hour के अंदर वो 1/6 पार्ट को फिल कर रहा है. तो हाफ ऑफ द टैंक कितने आवर्स में फिल होगा, जब वो 6 hours में कंप्लीटली टैंक को फिल कर रहा है तो हाफ टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 3 hours का टाइम लगेगा. तो 3 hours के अंदर टैंक ने कितना फिल किया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, 1/2 पार्ट को फिल कर देगा जो आपका टैप है 3 hours के अंदर.
तो यहाँ पे 3 आवर्स का टाइम तो हमारे पास हो गया कि 3 आवर्स में एक टैप ने हाफ ऑफ द टैंक को फिल कर दिया। अब यदि हाफ टैंक फिल हो गया है तो टैप बचा कितना, जो टैंक है हमारा वो खाली कितना बचा है। अगर पूरा टैंक 1 था, हाफ फिल हो गया, यानी कि हाफ ऑफ द टैंक इज स्टिल एम्प्टी। हाफ टैंक फिल हो गया 3 आवर्स में और हाफ टैंक और अभी फिल होना बाकी है। अब देखिए, जब हमने हाफ टैंक फिल कर दिया तो सेम कैपेसिटी की, सेम आपकी स्ट्रेंथ के जो टैप्स हैं, 3 मोर टैप्स को ओपन कर दिया। एक ऑलरेडी टैप था, 3 टैप्स और ओपन हो गए। जब वो एक ही टैप था तो वो 1 आवर के अंदर 1/6 टैंक को फिल कर रहा था। जब 3 टैप्स और ऐसे हो गए, यानी कि टोटल कितने टैप्स हो गए, 4 टैप्स हो गए। यानी कि जब 4 टैप्स हैं, यदि ये 1 टैप है तो वो 1 आवर में 1/6 फिल कर रहा है। तो यदि 4 टैप्स होंगे तो वो 1 आवर में कितना फिल करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, यानी कि 2/3 पार्ट को फिल कर देंगे। जितना खाली है, यानी कि जितना और भरना है, वो पार्ट है 1/2। और 1 आवर की जो कैपेसिटी है, 1 आवर की जो स्ट्रेंथ है उनकी, 1 आवर के अंदर 4 टैप्स मिलके 2/3 पार्ट को फिल कर सकते हैं। तो अब कितना टाइम लगेगा, सो टाइम विल बी वर्क टू बी डन। जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क टू बी डन डिवाइडेड बाय 1 आवर वर्क। वर्क बचा कितना है, 1/2 वर्क बचा है, सो इट इज योर 1/2 इज अ न्यूमरेटर। और 1 आवर में कितना काम हो रहा है, 2/3 वर्क हो रहा है। सो इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, वी विल बी गेटिंग टाइम टेकन टू फिल द रिमेनिंग हाफ ऑफ द टैंक। सो इट विल बी 1/2, this 3 will go in the numerator, this is 3/4 hour। 3/4 hour, इसको यदि हम मिनट्स में कन्वर्ट करें, सो इट विल बी 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 60। 15 4 is 60, 15 3s are 45 मिनट्स। ऑलरेडी हाफ टैंक को फिल करने में 3 आवर्स का टाइम लगा था और रिमेनिंग हाफ को फिल करने में 45 मिनट्स का टाइम लगा। तो टोटल टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगा, 3 hours 45 minutes। So total time taken is your 3 hours 45 minutes. So here are the next questions. Question number 13. A train running at the speed of 80 km per hour crosses a 350 meter long tunnel in 36 seconds. The length of the train is, जो ट्रेन है उसकी स्पीड हमें गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, वो क्रॉस कर रही है 350 मीटर लॉन्ग टनल को 36 सेकेंड्स के अंदर। यानी हमें टाइम गिवन है, हमें टनल की लेंथ गिवन है और हमें ट्रेन की स्पीड गिवन है। हमें ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। टाइम हमें गिवन है कितना, 36 सेकेंड्स एंड स्पीड गिवन है हमें 80 किलोमीटर पर आवर। अभी किलोमीटर पर आवर में है और हमारे को जो डिस्टेंस है इधर मीटर में है, इधर सेकंड्स में है। तो यदि किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 5/18। तो हम इसको किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड। अब यदि इतनी स्पीड से इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो डिस्टेंस कवर होगा, वो कवर होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द टनल के इक्विवेलेंट। जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है, जो डिस्टेंस है, इट इज इक्विवेलेंट टू लेंथ ऑफ टनल प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा उतना डिस्टेंस इस स्पीड से इतने टाइम के अंदर ट्रेन ने कवर किया है। वी नो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस इज योर स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। Speed is 80 multiplied by 5/18 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज योर 36 सेकेंड्स। हमने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि 36 जो है वो 18 से डिवाइड हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं अननेसेसरीली यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम यूज लगाते और फिर वापस से टाइम लगता, तो इसलिए हमने 18 2s are 36, 5 2s are 10, 80 into 10 विल बी योर 800 मीटर। यानी कि 36 सेकेंड्स में ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 800 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो कि इक्वल है लेंथ ऑफ द टनल और लेंथ ऑफ द ट्रेन की। सो दिस 800 इज इक्विवेलेंट टू लेंथ ऑफ द टनल इज योर 350 मीटर्स और लेंथ ऑफ द ट्रेन को हम मान लेते हैं, सपोज योर डिस्टेंस d मान लेते हैं। सो व्हाट द वैल्यू ऑफ d विल बी 800 minus 350, that is your d. Also where you can say the length of the train will be 450 meter will be the length of the train. The next question is, if the mean of these are numbers given to us is 8,
3, 4, 9, 2k, 10, 8, 6 एंड k प्लस 6, इन सब का जो मीन है वो है 8 और जो मोड है 2, 2, 3, 2p, 2p प्लस 1, 4, 4, 5 एंड 6 का जो मोड गिवन है, जबकि p एक नेचुरल नंबर है तब मोड गिवन है हमें 4। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k माइनस 2p, दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो पहले तो हम मीन से k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मीन क्या होता है? मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन over total number of observation, total number of observation, this is the formula for finding mean। तो अब हम यदि सम करें सबका, सो ये हुआ हमारा 3 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2k प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस k प्लस 6 इज 1 नंबर। इन सब का मीन जो है वो हमें गिवन है 8, मीन की वैल्यू 8 गिवन है। टोटल नंबर्स कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल नंबर इज 8, so total number of observation is 8। 8 multiplied by 8 is your 64, it is equivalent to this is 10, 10, this is your 20, 29, 29, 32, 32 and it is your 40 and it is your 46, so you get 46 plus here 2k, here k, 2k plus k will become your 3k, so 64 is equivalent to 46 plus 3k, so what the value of 3k will be? 64 minus 46 will be the value of 3k। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो it will be 8, 18 will be the value of 3k or we can say k is equals to 18 divided by 3, that is 3 6 are 18, value of k is 6। वन ऑफ द वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है p की। हमें गिवन क्या है कि जो मोड है इन सब नंबर्स का वो 4 है। मोड क्या होता है? जो भी नंबर, जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आती है वो मोड होता है। अब यदि हम यहाँ देखें तो 3 जो है 1 टाइम आ रहा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 5 भी 1 टाइम आ रहा है, 6 भी 1 टाइम आ रहा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब 2 जो है वो आ रहा है आपका 2 टाइम्स और p जो है वो भी आ रहा है 2 टाइम्स, लेकिन मोड हमें गिवन क्या है? 4 गिवन है, यानी मोड यानी 4 जो है वो मोर देन 2 टाइम्स आना चाहिए, क्योंकि 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है। अब यदि मोड 4 है यानी कि मोड की जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि मोड मिनिमम 3 नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए। अब हमें ये गिवन है कि p एक नेचुरल नंबर है। अब यदि p नेचुरल नंबर है तो 2p प्लस 1 आपका ऑड नंबर ही होगा। 2p प्लस 1 विल बी अ ऑड नंबर, तो 2p प्लस 1 तो आपका 4 हो नहीं सकता, यानी कि 2p की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। दैट सिंपली मीन्स 2p की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि मोड हमें 4 गिवन है। मोड गिवन है यानी कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स 4 ही आ रहा है। 2 ऑलरेडी 2 टाइम्स आ रहा है, यानी 4 को मिनिमम 3 टाइम्स आना ही है। 4 को 3 टाइम्स आना यानी कि 2p की वैल्यू 4 हो गई, यानी कि p की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2 2 हो गई। सो p की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हमें वैल्यू चाहिए k माइनस 2p की। k की वैल्यू है 6 और p की वैल्यू है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट विल बिकम 4, तो 6 माइनस 4 दैट मीन्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। k माइनस 2p विल बी इक्विवेलेंट टू 2। सो द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आर question number 15, in triangle ABC, points D and E are on AB and AC respectively, such that DE is parallel to BC. If AD is 6 cm, DB is 4 cm, AE is 9 cm, then length of EC is। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल हो गया ABC, दिस इज योर ट्राइंगल ABC। नाउ D is on the side AB, AB पर है कोई पॉइंट D और E पॉइंट है AC पर, दिस इज द पॉइंट E। जो लाइन बन रही है DE, दिस इज पैरेलल टू BC, DE is parallel to BC, it is given to us that these two lines are parallel। AD की वैल्यू हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, DB की वैल्यू गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू गिवन है हमें 9 सेंटीमीटर और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है EC की। सपोज हम मान लेते हैं इट इज योर x सेंटीमीटर। सो हमने पढ़ा है कि जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है, अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है जिनकी दो साइड्स को में के पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन किसी भी थर्ड साइड के पैरेलल होती है ट्राइंगल के अंदर, तो वो लाइन जो कि पैरेलल है वो दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। दिस इज योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यानी कि यदि DE इज पैरेलल टू BC, देन
AD over DB will be equivalent to AE over EC, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं D और E, ये लाइन AB और AC को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं if DE is parallel to BC. This is your basic proportionality theorem, that is even known as your Thayer's theorem. According to it, AD over DB will be equivalent to AE over EC. AD की वैल्यू हमें गिवन है 6, DB is 4, AE की वैल्यू है हमारे पास 9, EC हमने अज्यूम किया x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 into x is equivalent to 4 into 9. So value of x will be 4 into 9 divided by 6. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 2s are 4. So value of x, that is your EC, is your 6 centimeter. So according to Thayer's theorem हम ये find out कर सकते हैं. Now if sin A is 4 upon 5, then 3 minus tan A multiplied by 2 plus cos A is equivalent to what? So sin of A is 4 upon 5. We know sin theta जो होता है that is your perpendicular over hypotenuse. इसका मतलब क्या हुआ कि perpendicular तो हो गया हमारा 4 से K, क्योंकि sin A की वैल्यू 4 upon 5 है. That does not mean that perpendicular is 4 and hypotenuse is 5. So we are assuming कि जो perpendicular है वो 4K है, तो hypotenuse कितना है हमारे पास 5K. एंड वी नो कि 3 4 5 आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, या फिर हम यहाँ से परपेंडिकुलर है हमारे पास हाइपोटेनियस है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. यहाँ से हमारे पास बेस की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ के, क्योंकि 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बिकॉज जो हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं इट इज ऑन फॉर योर राइट एंगल ट्रायंगल. तो यदि परपेंडिकुलर 4K है, हाइपोटेनियस 5K है, तो बेस विल बी योर 3K. अगर डायरेक्टली नहीं समझ आ रहा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने रखी 5K का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू रखी 4K का स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड बेस. सो इट इज योर 25K स्क्वायर minus 4 4 is 16K square is your B square. That means your 9K square is B square और base will be your 3 times of K. तो हमने बेस ले लिया 3 टाइम्स ऑफ K. अब हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, बेस है, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A. cos A क्या होता है? cos थीटा इज योर बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो बेस की वैल्यू है 3K, हाइपोटेनियस इज 5K, सो cos A की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 अपॉन 5. सिमिलरली tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर है 4K एंड बेस है हमारे पास 3K. सो आपकी tan A की वैल्यू हो गई 4 अपॉन 3. tan A की वैल्यू आ गई हमारे पास, cos A की वैल्यू आ गई. अब ये वैल्यूज यदि हम यहाँ पे रखेंगे तो वी कैन फाइंड द वैल्यू विच इज रिक्वायर्ड टू अस. सो ओवर हियर इट विल बी 3 माइनस tan A इज 4 upon 3 multiplied by 2 plus cos A. 2 plus cos A is 3 upon 5. Instead of A we have written theta over here. Basically it is A only because sin A की वैल्यू गिवन थी, तो हमारे पास ये सब आपका sin A है, तो ये cos A है और ये tan A है. अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं. इसके अंदर डिनोमिनेटर सेम करके एलसीएम लेके कर लेते हैं और दर भी कर लेते हैं. सो इट विल बी और 3 विल बी द एलसीएम. 3 3s are 9 minus 4. यहाँ पे 5 will be the LCM. 2 multiplied by 5 will be 10 plus 3. So it will be 9 minus 4 will be 5. 5 over 3 multiplied by 10 plus 3 will be 13 over 5. 5 से 5 cancel. So value will be 13 over 3 will be the value of 3 minus tan A multiplied by 2 plus cos A. So here is the last question from the year 2024 paper. So the question is, a man can row a boat at 8 km per hour in still water. If the speed of water current is 2 km per hour and it takes him 2 hours to row to a place and come back, then how far off is the place? तो हम ये मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है प्लेस का वो x किलोमीटर है. x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया वन साइड और वापस से कम बैक हुआ x किलोमीटर का. गिवन हमें क्या है कि जो मैन है वो बोट को रो कर सकता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर के अंदर. यानी बोट की स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर. हमने अज्यूम कर लिया ये u की वैल्यू है. u इज योर 8 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ वाटर करंट जो है वो हमें 2 किलोमीटर पर आवर गिवन है. तो वाटर करंट की स्पीड को हमने ले लिया v और इट इज योर 2 किलोमीटर पर आवर.
हम जानते हैं कि जब हम अपस्ट्रीम जाएं और डाउनस्ट्रीम जाएं तो हमारी स्पीड अलग अलग हो जाती है। अपस्ट्रीम जाते हैं यानी कि हमारा यदि ये करंट का डायरेक्शन है, हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं इस तरीके से, तो हमारी जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, इट विल बी योर u माइनस वी। यानी कि अपस्ट्रीम के केस में वन साइड हमारी जो स्पीड हो जाएगी दैट विल बी u माइनस वी, दैट इज योर 8 माइनस 2 6 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। और एक डायरेक्शन में जब हम दोबारा लौट रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम के केस में हमारी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी u प्लस वी, दैट इज योर 8 प्लस 2 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। अब यदि डिस्टेंस जो हम ट्रैवल कर रहे हैं अपस्ट्रीम के केस में भी और डाउनस्ट्रीम के केस में भी, अपस्ट्रीम के केस में भी हमने x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया और डाउनस्ट्रीम के केस में भी हमने x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, और टोटल ये डिस्टेंस को ट्रैवल करने में हमें 2 आवर्स का टाइम लग रहा है। अब तो हमारे को टाइम क्या होता है, वी नो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टाइम इज योर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है दोनों ही केस में, हमारा जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर का है, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वन टाइम हमारी स्पीड है 6 प्लस डिस्टेंस अपॉन एक टाइम हमारी स्पीड है 10, ये हमारा टोटल टाइम हो गया। ये टोटल टाइम लगा हमें अपस्ट्रीम के केस में, ये टोटल टाइम लगा हमें डाउनस्ट्रीम के केस में, और टोटल जो टाइम लग रहा है दोनों का मिलाकर वो है हमारे पास 2 आवर्स के इक्विवेलेंट। नाउ वी विल बी सॉल्विंग इट फर्दर। तो एलसीएम कितना होगा, 6 and 10 का एलसीएम विल बी योर 30, 6 5 is 30, so it will be 5x, 10 3s are 30, so it will be your 3x. It is equivalent to 2. So 5 plus 3 will be your 8x is equivalent to 30 multiplied by 2, that is your 60. So what the value of x will be? X will be 60 over 8. 8 5s are 40, 8 4 by 4 I am dividing, 4 2s are 8, 4 1 is 4, 4 5 is 20. So it will be वैल्यू ऑफ x विल बी 7.5 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वन साइड इट इज 7.5 किलोमीटर, अगेन इट इज योर 7.5 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी योर 7.5 प्लस 7.5, दैट इज योर 15 किलोमीटर। So what we had to find is how far off the place is. So place is your 7.5 kilometers away. So this is how we will be solving the various questions which are asked in the competitive examination, that is your GAT paper 2024 में ये questions पूछे गए थे। हमने already एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर 2025 में जो questions पूछे गए थे वो हमने solve किए थे। तो इस तरीके से हम अपना time save कर सकते हैं यदि हमें formula याद है, हमें concepts पता है, so we can save our time and quickly we can solve the question. प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन आता है या नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, उसमें हमें अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। Hope it will be helpful for you. Soon we'll be coming with the more videos related to your GAT paper only. Till then, thank you.